भाई सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून है सबको। वापस आ गए हम चैप्टर 8 लेकर के। सारे चैप्टर भगवान की देन है। तुमको चैप्टर अच्छा लगे या ना लगे, पहला लुक उसका अच्छा हो या बुरा हो, बट एक बात इंपॉर्टेंट जानना बहुत जरूरी है कि ये सारे चैप्टर एग्जाम में आने वाले हैं। यू अंडरस्टैंड? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, ये अरेंज मैरिज है। वी हैव टू मेक इट वर्क। ऑलराइट, यू माइट नॉट फाइंड इट लवली, नो डाउट. You might not find it really exciting, no doubt. But then the most important thing is you have to work your way through this chapter, because this chapter is going to give you one thing which others might not. It's going to give you marks. So the most important question is, क्या आपको marks चाहिए या you can afford to neglect this chapter? That is the prime question. $1 million. So I think you got the answer now. PK, you got the answer now? Yes. Absolutely. हाँ, मेरे तरफ से जितनी कोशिश होगी मैं इसको प्यारा बढ़िया बना के, स्वीट बना के तुम्हारे गले के अंदर उतारने की कोशिश करूंगा जितना मुझसे हो सकेगा। बट बाकी की मेहनत, उसको अंदर डालने की, निगलने की मेहनत तो आपको कर रही है। सो उसमें मेरी जहां जरूरत पड़े मेरे को बताना, मैं ट्राई मारूंगा। ओके, बहुत ही बढ़िया चैप्टर। यू नो, इस आइडिया की शुरुआत बहुत साल पहले, करीबन 2000 सवा 2000 साल पहले हुई। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम somebody, you know, everybody was looking at stars and everybody was looking at the sun and बतेरे planets and ये वो सब चल रहा था। But nobody ever gave a theory regarding कि stars कैसे हैं, planets कैसे हैं, sun कैसा है, उसका motion क्या है। For the first time there was this guy nearly 2000 years back. There was this guy called, please pronounce his name correct. He is Ptolemy. P is silent. People pronounce him Ptolemy. पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो Ptolemy gave us what is called the geocentric theory. सर कौन सी थियरी, क्या नाम है इस थियरी का? जियो। भाई सर, जियो का तो नेटवर्क होता नहीं है, दिस जियो, GEO सेंट्रिक थियरी। एंड एज यू कैन सी, जियो मीन्स द अर्थ। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, Ptolemy said that Earth is at the center of the solar system and the other stars and planets, including the sun, other stars, planets and the sun revolve around the earth. Now today we know कि ये गलत है, but this was 2000 years back. For the first time somebody is saying कि ये ऐसा है, एंड लोग क्या कहेंगे? जी हुकुम, सत्यवचन, सत्यवचन कह रहे हो आप। हमसे ज्यादा जो जानकारी आपके पास है, तो आपने कहा है अर्थ एट द सेंटर सिस्टम है, तो है। तो अर्थ वाज एट द सेंटर ऑफ द सिस्टम। सन, प्लैनेट्स, सब कुछ, स्टार, सब अर्थ के राउंड एंड राउंड घूमते हैं। क्यों? क्योंकि ये मानते थे ऊपर वाले ने संसार बनाया है, उसमें अर्थ को सेंटर पे रखा है, अर्थ के इर्द गिर्द सारे घूमते हैं। इतना आगे बढ़ा ये विचार कि इवन द कैथलिक चर्च, you know, church was considered to be a very very important institution at that point of time, even they supported this theory कि हाँ भाई, करेक्ट बोला, एकदम फर्स्ट क्लास, यही आइडिया है, भगवान ने यही कहा है। फिर बहुत साल तक ये आइडिया रहा। अब इंडियंस भी आगे हैं, ऐसी बात नहीं है कि इंडियन पीछे है, इंडियंस भी आगे हैं। दिस आइडिया वाज चैलेंज्ड in the 5th century AD. I'm sure you know this guy, famous guy called Aryabhat. I'm sure you've heard the name. Aryabhat was the first Indian guy to say that ये idea गलत है, Earth center of the solar system नहीं है, it is the sun. Gave the idea that sun is at the center and earth
and other planets revolve around it. बट क्या है, इंडियंस को उस टाइम पे एक्सपोजर इतना नहीं मिलता था, इतना पब्लिकेशन नहीं था, इतना एक्सपोजर नहीं था, तो आर्यभट्ट रिमेन्ड रिलेटिवली अननोन, हिज आइडिया रिमेन्ड रिलेटिवली ऑब्सक्योर। उसके बाद आर्यभट्ट ने ये 5th सेंचुरी में कहा था, ये लिख दिया उन्होंने अपनी किताब में। इसके आर्यभट्ट के 1000 साल बाद 15th सेंचुरी में दुनिया ने ये बात मानी, और दुनिया में भी निकोलस कॉपरनिकस in 15th century, a Polish monk called Nicholas Copernicus, he said that ये आइडिया गलत है, अर्थ इज नॉट एट द सेंटर, sun is at the center, and all planets including the earth, they revolve around the sun in circular orbits. Precisely the very same wordings, the very same idea that Aryabhatta gave, but nobody knew Aryabhatta at that point of time. तो नहीं तो इसको recognition मिला होता ना, तो पहला बंदा ये होता, इसके नाम पे होता ही, पर क्या करें, अभी कुछ नहीं कह सकते। Copernicus said that sun is at the center and earth and other planets revolve around it, around sun in circular orbits. अब ये जो निकोलस कॉपरनिकस ने बात करी, चर्च को कतई अच्छी नहीं लगी। चर्च ने बोला ये गलत है, तुम अपना आइडिया बदल लो, टोलेमी की बात बहुत सही है। कॉपरनिकस गेव अ सीरीज ऑफ आइडियाज कि नहीं ये बरोबर नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो, सन सेंटर में है, अर्थ और बाकी अर्थ का औकात प्लैनेट जैसा ही है, अर्थ इज अ प्लैनेट, अर्थ कोई स्टार नहीं, अर्थ प्लैनेट है और वो सन के राउंड एंड राउंड ही घूम रहा है। बट चर्च को अच्छा नहीं लगा, बट एक बंदे जिसको अच्छा लगा, गैलीलियो सपोर्टेड दिस थियरी। गैलीलियो बोला टेंशन मत ले बाबा, मैं भी यही सोचता हूं। हाँ, भले गैलीलियो को चर्च की तरफ से बहुत ही परसिक्यूशन हुआ, उनको जेल में भी जाना पड़ा एंड स्टफ लाइक दैट, बट एनीवेज दिस वाज द आइडिया। सो दिस इधर से लेकर 15th सेंचुरी तक हमने देखा कि पहले टोलेमी ने जियोसेंट्रिक दिया, कॉपरनिकस की इस थियरी का नाम था हीलियोसेंट्रिक थियरी। यू नो, इन ग्रीक हीलियोस मीन्स सन, सो सन सेंट्रिक थियरी, सन एट द सेंटर, ये जियोसेंट्रिक थियरी, अर्थ एट द सेंटर। ओके, और इसके बाद ये सब अभी तक बातें ही कर रहे हैं, कुछ नया, कुछ कॉन्क्रीट नहीं है कि किस तरह रिवॉल्व कर रहा है, क्या है। सर्कुलर ऑर्बिट्स की बात हुई है, नो डाउट, बट इसके बारे में कोई विशेष जानकारी हासिल नहीं है। विशेष जानकारियां अब आने वाली है। यू नो, देयर इज अ गाय, देयर इज अ पर्सन कॉल्ड टाइको ब्राहे, एंड ये बंदा फुल टू ऑब्जर्वेशन कर रहा है, घर पे बैठ के, बाहर बैठ के, कि क्या अर्थ है, क्या प्लैनेट्स है, क्या स्टार्स है, सब देख रहा है बरोबर, और अपनी किताब में ये सारे ऑब्जर्वेशंस लिख रहा है। बट लोचा ये है, किताब में ऑब्जर्वेशन लिखने से कुछ नहीं होता, जब तक तुम पब्लिश ना करो, लोगों को बताओ नहीं, तब तक कोई मतलब नहीं है। तो वो बेचारा पब्लिश करने से पहले अल्लाह को प्यारा हो गया। सो टाइको ब्राहे ऑब्जर्व्ड द मूवमेंट्स of the stars, planets, etc., and wrote his observations. But before he could publish, राम राम सत्य है हो गया, एंड तो सर खत्म हो गया उसके साथ? नहीं, टाइको ब्राहे का असिस्टेंट था, देयर वाज एन असिस्टेंट, टाइको ब्राहे गॉट एन असिस्टेंट, योहानिस केपलर, जर्मन गाय। योहानिस केपलर ने ये सारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको 3 लॉ में बना डाला, कलेक्टेड दीज ऑब्जर्वेशंस एंड मेड अ सेट ऑफ 3 लॉज। आज भी ये लॉ वैलिड है, 3 लॉज विच गवर्न द मूवमेंट, द मोशन of planets. So we call this Kepler's 3 laws
of planetary motion. आज भी ये बात वैलिड है. So let us go on to those laws. Let us understand those laws. Let us see what happens. So Johannes Kepler, my man Kepler. So अब हम जा रहे हैं केपलर के लॉ पे. And you will be surprised. You know, अब तक निकोलस कॉपरनिकस है, इन सब ने, आर्यभट्ट है, इन सब ने सर्कुलर ऑर्बिट्स की बात करी है. ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स आर सर्कुलर. बट फॉर द फर्स्ट टाइम somebody is saying that orbits are not circular. So the first law of orbits. So सबसे पहला, किस तरह की ऑर्बिट है? अब तक सर्कुलर का फंडा चल रहा था, अब एलिप्टिकल ऑर्बिट्स आई है. द ऑर्बिट्स ऑफ द प्लैनेट्स आर elliptical in nature. The key word is this, elliptical in nature, with the sun at one of the two foci. Sir, what is foci? This is the plural of focus. Singular is focus and plural is foci. So सर एलिप्स कैसा होता है? कभी देखा नहीं? अच्छा, दिखा देता हूं. देखा है सर. क्या बात है, देखा है पहली बार. एलिप्स फर्स्ट क्लास. ये यू कैन कॉल इट अंडाकार बट नॉट एक्चुअली अंडाकार. ये एलिप्स एक अलग ही चीज है. ओके, इस तरह का एलिप्स होता है. सर्कल ऐसा होता है. But the biggest difference between a circle and an ellipse is that a circle has only one center. This is the center. जबकि ellipse में दो सेंटर होते हैं. ये एक और ये दूसरा. These are called foci. बराबर. ये फोकस है, ये भी फोकस है. तो सन को यहां मानो या यहां. अच्छा, दिस इज द मिड पॉइंट. ये जो लंबी लाइन है जो पास हो रही है दोनों फोकस से, इट इज कॉल्ड मेजर एक्सिस. एंड दिस लाइन, दिस गंदी लाइन, दिस इज अच्छी लाइन. एज my man says, this is called माइनर एक्सिस. तो ये फोसाई है दोनों, एंड इस तरह ये एलिप्स का स्ट्रक्चर दिखता है. एंड अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया, यू नो, द सन ईदर मे बी, इफ यू वांट टू लुक एट इट, यू कैन से द सन इज हियर और यू कैन कॉल इट हियर. आपको जहां अच्छा लगे, जिस भी तरह ठीक लगे. एंड जो प्लैनेट होता है ना, द प्लैनेट moves in this circular, this type of motion. The motion is not circular, the motion is elliptical. Now in an elliptical orbit, now in circular motion, sir, क्यों circular motion उनको क्यों अच्छा नहीं लगा? Yes. The motion will be anti-clockwise or clockwise? Like this. Actually it is like this. Yes, sir. बराबर. So it's like this. So ये क्यों सर्कुलर ऑर्बिट क्यों जंक कर दिया, एलिप्टिकल ऑर्बिट क्यों सिलेक्ट कर लिया? Because the biggest reason, because in a circular orbit you can see the planet will be at the same distance from the sun for the entire, you know, orbit, for the entire path. Yes, sir. So how are you going to explain the change in seasons? How are you going to explain? Because उसका sun से distance तो same ही रहता है. On the other hand, an elliptical orbit gave us that advantage. जब planet यहां है, can you see it is nearest to the sun? And as a result, sun की maximum गर्मी planet को मिलेगी और तब गर्मी का मौसम होगा. You know, that will be summer. On the other hand, when planet is here, isn't it the farthest from the sun?
and when it is farthest from the sun, the planet will experience winter as we are experiencing right now. Fair enough? So this was the type of motion, the orbit that they were looking at. Acha, this, as I said, is the nearest point. I'll call it P. It is called perihelion, or you can call it perigee. And this point, acha, major axis ko hata do. This point is the farthest from the sun. It is called A. It is known as aphelion or apogee. Now, to be very frank, I always used to be confused कि नजदीक वाला पॉइंट एपोजी है या दूर वाला पॉइंट एपोजी है, नजदीक वाला पॉइंट पेरिजी है या दूर वाला पॉइंट पेरिजी है. तो मैंने एक बहुत ही सुंदर सुशील टिकाऊ तरीका निकाल दिया. जो तुम्हारे सबसे, जो सन के सबसे करीब होता है वो होता है प्यारी. सबसे करीब कौन होती है? प्यारी होती है ना. इट्स अ लिटिल लाइक दैट. सो प्यारी जी सबसे करीब होती है और सबसे दूर, बट ऑब्वियसली एपोजी. ऑलराइट, सो सबसे नजदीक कौन? प्यारी जी. ऑलराइट, सो प्यारी जी इज द नियरेस्ट और बाकी का पॉइंट जो है वो एपोजी. डू यू अंडरस्टैंड द पन दैट इज इंटेंडेड हियर? डू यू अंडरस्टैंड? यस सर. प्यारी, पेरी जी राइम्स विथ प्यारी जी. तो प्यारी, प्यार, प्यारी, लाइक सॉर्ट्स. तो प्यारी हमसे सबसे करीब होती है ना. जो हमको प्यारी होती है वो हमारे सबसे करीब होती है. सो सबसे करीब वाला पॉइंट वो है पेरी जी एंड सबसे दूर वाला पॉइंट दैट इज एपोजी. अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, नाउ डू यू अंडरस्टैंड कि प्लैनेट जब पूरा घूमता है, सो इज देयर एनी एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द प्लैनेट एनीवेयर? नो सर. कोई जाके कोई जाके प्लैनेट को धक्का मारा इधर उधर का नहीं. जो भी सन का फोर्स है वही है और सन के फोर्स की वजह से वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है अराउंड दी सन. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डू यू अग्री द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम विल होल्ड? डू यू अग्री? ओके, सो हमेशा याद रखना, for the motion of a planet around the sun, very important, ये न्यूमेरिकल सॉल्विंग में बहुत काम आएगा. as there is no external torque, इस सिस्टम में सन है, प्लैनेट है और कोई नहीं है. लोग अक्सर न्यूमेरिकल्स में लिखते ही नहीं है कि as there is no external torque, so the angular momentum of the system is conserved. बराबर. So initial angular mom is equal to final angular mom. Now looking at this idea, acha, do you understand the motion of the planet around the sun? It is not in circular orbit, it is in an elliptical orbit. ये idea I'm diverging a little, I'm digressing a little, but as I said, what is the biggest difference between a circle and an ellipse? A circle has only one center, whereas an ellipse has two centers. All right, thus confirming the idea of duality. ये एक बहुत बड़ा philosophical concept है. It is called the philosophy of duality. नेचर ने कुछ भी सिंगुलर में नहीं बनाया, उन्होंने हमेशा पेयर्स में बनाया है. जैसे दिन रात, ठंडी गर्मी, वाटर, फायर. तो all is in dual. There are always two, man, woman, good, bad. So everything is dual. हमेशा दो होते ना तभी बैलेंस बना रहता है. So सिंगल, इस से सर्कुलर ऑर्बिट में there is only one center. जबकि if it's natural, if it's occurring under nature, there have to be two. So Galileo was a big fan of duality, and so were many other people. So this idea, this has a dual center. That is why this orbit was preferred over the circular orbit, and it conformed to the laws also, and that is the prime reason why we are looking at elliptical orbits. अच्छा, this is okay. alright, इसी को यूज करके
मैं करने जा रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 1. आई होप यू कैन लुक एट इट. आई शैल टेक दिस ऑफ नाउ. ओके, एंड आई एम गोइंग टू यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. I am going to use the same figure, I am going to use the same data, and I am going to compare the speeds of the planets at the 2 points. Okay, now look here. At point P, let us say the speed, अब मैं ये पैरी जी सब हटा देता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है फिलहाल, मुझे सिर्फ डेटा देखना है. माइनर एक्सिस भी हटा देता हूं. ओके, because this is a lovely diagram, I'm not taking it off. You know, you might have got the question कि सर ये पॉइंट P पे अगर प्लैनेट की स्पीड Vp है और A पे प्लैनेट की स्पीड अगर Va है, क्या दोनों स्पीड्स सेम होंगी? Isn't that a very important question that is moving through your minds right now? Let's call this distance Rp and let's call this distance. Yes, sir. Sir, can you repeat? It's a simple question. The planet is moving around the sun. All right. This point is the nearest to the sun. This point is the farthest from the sun. The simple question would be, does the planet move at point P and point A with same speeds? In short, is Vp equal to Va? We don't know. That's the question. So you say yes, sir. Let's find out. Now, as I said, illustration number 1. As angular momentum is conserved for planetary motion. So, do you agree angular momentum at point A या point P has to be equal to angular momentum at point P? Angular momentum at A is equal to angular momentum at P. And angular momentum याद है आपको? L bar is R bar cross P bar. And Yes, sir. P bar is what? mv bar. यहाँ पे फिलहाल R bar और V bar perpendicular है. So m VA RA sin 90 is m VP RP sin 90. सर m क्यों सेम लिया? क्योंकि प्लैनेट का मास P पे और A पे तो सेम ही होगा ना, मास थोड़ी चेंज होगा. सो ये कट गया. सो यू गेट अ वेरी लवली इक्वेशन. VARA is VP RP. So do you agree I can straight away write VP by VA is RA by RP. If you are looking at the diagram closely, can you tell me कौन बड़ा है, RA या RP? RA बड़ा है RP से, तो do you agree VP बड़ा है VA से? So as RA greater than RP, so VP greater than VA, which confirms my idea that planet की स्पीड P पे और A पे सेम नहीं है. My man Tirth, that is the speeds at points P and A are not same. VP ज्यादा है, इसका मतलब जब प्लैनेट सन के करीब होता है ना तो फास्ट भागता है, और जब प्लैनेट सन से दूर होता है ना तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है. सो स्पीड ऑफ प्लैनेट is more when it is near the sun. And I'm not writing and is less when it is away from the sun. Okay. Also, they have asked us कि क्या अगर आप डायग्राम देख रहे हैं टेक्स्ट बुक में, आप डायग्राम देखिए टेक्स्ट बुक में. ओके, डायग्राम अगर देख रहे हैं, आई एम टेकिंग ऑल दिस ऑफ नाउ. अगर आप डायग्राम देख रहे हैं टेक्स्ट बुक का तो आई एम श्योर यू आर लुकिंग. मैं ये बाकी सब कुछ हटा देता हूं क्योंकि मेरा जो काम था वीपी और वो सब वो खत्म हो गया. सो आई एम टेकिंग डाउन ऑल दिस डेटा विच आई हैड यूज्ड. क्वेश्चन ये है उनका कि एकदम सिंपल क्वेश्चन है
लॉजिकल भी है कि आपने ये एलिप्स मस्त आधे आधे भागों में डिवाइड किया है, वेरी गुड। पर क्या ये मैं नामकरण कर देता हूं, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, दिस इज एस, दिस इज पी, दिस इज ए। द क्वेश्चन दैट दे हैव आस्क्ड इज एकदम मस्त क्वेश्चन है, कभी ध्यान से देखना, सोचना कभी, कि सी से बी यहां जाएगा, सी ए बी का जितना टाइम लगेगा, क्या बी से बीपीसी उतना ही टाइम लगेगा? दैट इज द क्वेश्चन। डू यू अंडरस्टैंड? फर्स्ट, डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? Yes, sir. ओ डू यू? क्योंकि जब मैंने आपकी उम्र का था और पहली बार देखा तो मेरे को लगा अरे ये आधा आधा एलिप्स है ना, आधा आधा, तो सी ए बी को जितना टाइम लगेगा 6 महीना, उतना ही बीपीसी को लगेगा 6 महीना। ऐसा मैंने सोचा था, ऐसा मैंने सोचा था। नहीं सर, नहीं लगेगा। यहां पे वोट तो डाल नहीं रहे कि यस या नो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, अगर लगेगा सेम टाइम तो क्यों, नहीं लगेगा तो क्यों? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर व्हाट यू आर मिसिंग, इफ यू थिंक सर सीएबी इज हाफ ऑफ बीपीसी, तो 6 महीना इसको 6 महीना इसको, तो यू आर रॉन्ग, बिकॉज you are looking at everything from the sun. So consider the sun in your calculations. So if you are looking at the sun and you are keeping the sun in the center of everything, you cannot just look at CAB and BPC. No, you have to look at CABSC. ये पूरा, do you understand? I am looking at this whole BSCA. You see this? So if you are looking at CAB, you are wrong. You have to look at BSCA, this much. So isn't this area of BSCA greater than the area of BPSC? Is it? Is this okay or is this not? अब ये ब्लू कलर का शेडिंग, इज इट ग्रेटर देन द ब्लैक कलर का शेडिंग? ब्लू कलर का शेडिंग इतना है और ब्लैक कलर का शेडिंग इतना है। Are you able to identify, distinguish between the two? Yes, sir. So BSCA का एरिया बड़ा है, एज अ रिजल्ट इसका टाइम बड़ा होगा, टाइम फॉर दिस ब्लू कलर विल बी मोर एज कंपेयर टू टाइम फॉर ये छोटा वाला। सो टाइम टेकन टू गो फ्रॉम सी टू ए टू बी इज मोर, लिख ही देते इंग्लिश में, इज मोर देन द टाइम टेकन टू गो from B to P to C. Okay, this was just a theoretical question. मैंने ये दिखा के आपको आइडिया दे दिया। और आगे बढ़ जाते हैं, सेकंड लॉ की तरफ जा रहे। आई थिंक वी हैव सम टाइम लेफ्ट, 5 minutes. ओके, सेकंड लॉ, लवली लॉ, ले लॉ। भाई सेकंड लॉ भी जो है, यू विल फाइंड इट रियली एक्साइटिंग, इट इज एज एक्साइटिंग एज एनीथिंग। जब मैंने भी पहली बार ये सेकंड लॉ देखा, आई वाज लाइक क्या सचमुच ऐसा होता है? बट जी हाँ, बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट्स और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस बिल्कुल ये कहते हैं कि ऐसा होता है। सो द सेकंड लॉ इज कॉल्ड द लॉ ऑफ एरियाज। एरिया होता है ना, एरिया का लॉ है। ओके सर, क्या कहता है ये लॉ? पहले डायग्राम तो बना लो। आई होप इट्स अ गुड एलिप्स। आई एम फॉन्ड ऑफ ड्रॉइंग एलिप्सिस। ओके, ये तुम्हारा सेंटर, ये तुम्हारा सन। भाई सूर्य महाराज को नमस्कार करो। ओके, क्या कहता है ये आइडिया? अच्छा ध्यान से देखना, सपोज प्लैनेट यहां पे था किसी दिन, हमने सन और प्लैनेट के बीच में लाइन मारी। ओके, एक दिन बाद, 1 डे के बाद ये प्लैनेट यहां पहुंच गया, हमने फिर से लाइन मारी और ये जो एरिया है उसको हमने नाम दिया A1। फिर किसी और दिन इच्छा हो गई,
तो हमने वापस चेक किया, प्लैनेट यहां पे था, हमने सन से लाइन मारी, फिर एक दिन बाद, एग्जैक्टली एक दिन, टाइम हैज टू रिमेन सेम, हमने देखा प्लैनेट यहां पे था, पी डैश, हमने फिर से लाइन मारी और ये एरिया फाइंड किया, आई कॉल्ड इट A2. Some fine day I saw the planet, it was at P here, after one day it went here, I called it P dash. मैंने फिर से दोनों को लाइन मारी and I called this area A3. Do you notice I am looking at the area formed by S, P and P dash? All right. You will be surprised to see that for the same interval of time, area A1 is same as area A2 is same as area A3. Oh my God. A3. A1 is equal to A2 is equal to A3 for the same interval of time. So what does the second law state? The second law states that for the same amount of time, the area swept by the line, हमने लाइन मारी थी ना, by the line joining the sun and the earth. You know, जो लाइन सन और अर्थ को ज्वाइन करती है, सन और प्लैनेट को ज्वाइन करती है पर यूनिट टाइम, सन एंड द प्लैनेट, चलो अर्थ नहीं, सन एंड द प्लैनेट पर यूनिट टाइम, एंड इट दिस एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, मैं ब्लू में लिखूंगा इसका नाम, बुक में इसका नाम नहीं लिखा, एरियल वेलोसिटी. So if somebody asks you to find aerial velocity, don't say sir कौन सी velocity है. It is the area per unit time. Aerial velocity remains constant. That is area. You know, area upon time, delta A, that is the change in area upon time is constant. All right, check this out please. ओके हमने लॉ ऑफ एरियाज देखा था कि द एरिया स्वेप्ट बाय द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट पर यूनिट टाइम विच इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, तो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी कांस्टेंट था. ऐसा कैसे मान ले सर? ओके मत मानो, मैं प्रूफ दिखाता हूं आपको. ऑलराइट, सो प्रूफ में हमने वही एलिप्टिकल ऑर्बिट ड्रॉ किया, ये रहा हमारे सूरज दादा. तो कोई भी प्लैनेट इनिशियली पी पे होता है, उसके बाद पी डैश पे होता है, ये एरिया होता है उसका, ये भी डेल्टा ए है. मैंने किसी एक पॉइंट यहां पे पी लिया, यहां पी डैश लिया, तो ये हमारा जो एरिया है उसको डेल्टा ए कहते हैं. डेल्टा ए फाइंड करना है कितना होता है वो. यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर है, बराबर. तो ये जो ट्रायंगल यू नो एस पी पी डैश है, विच इज जिसका एरिया है डेल्टा ए, वी विश टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एस पी पी डैश डेल्टा ए. यू नो एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, आई एम श्योर यू नो, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस. ओके, तो इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है? करीबन आर. अगर आपको वेक्टर फॉर्मेट में चाहिए तो वील कॉल इट आर बार क्रॉस. भाई हाउ मच इज पीपी डैश? बेस इज व्हाट? पीपी डैश. अगर स्पीड इज v and time is delta t, don't you agree distance traveled will be v into delta t? Is this agreeable? Tell me, is v bar delta t agreeable? Because this is actually pp dash. Okay, this is pp dash, so v bar into delta t. अब यहां से delta t को मैं उतारता हूं नीचे, so as a result मुझे क्या मिला? delta a bar by delta t is half r bar cross v bar. But I'm sure everybody knows p bar, linear momentum, isn't it mv bar? You know, mass into velocity. So how much is v bar? Isn't it p bar by m? Okay, so आपका delta a bar by delta t क्या बन जाता है? हाफ r bar cross v bar की जगह क्या? p bar by m.
ये m को बाहर निकालो ब्रैकेट में से, 1/2m r bar cross p bar. Have you ever seen r bar cross p bar in chapter 7? My goodness, my goodness. Isn't it L bar, which is angular momentum? So, a very, very lovely equation out here. Delta A bar by delta T. Sir, blue color में लिख रहे हो, बात है कुछ? हाँ. Is L bar by 2m. In this entire motion of the planet around the sun and stuff, is there any external torque acting on the planet? No. No. As a result, do you agree the angular momentum of the system will remain conserved, will remain constant? And talking about m, the mass of the planet, will it change or will it remain constant? Constant. So, as there is no external torque, so angular momentum of system remains constant. That is, L bar is constant, mass be constant. Therefore, ladies and gentlemen, hence proved, isn't delta A bar by delta T a big fat constant? Is this absolutely agreeable, ladies and gentlemen? This is the proof of Kepler's second law. This is the proof that the area swept by the line joining the sun and the planet per unit time, which is called aerial velocity, remains constant. And अगर किसी ने आपसे MCQ में ऑब्जेक्टिव में एरियल वेलोसिटी फाइंड करने को भी पूछा, ये रहा हमारा इक्वेशन. Delta A by delta T will be L by 2m, where L is the angular momentum and m is the mass of the planet. So I would suggest that you write these two equations down so that we can move on to law number 3. Is there any? So the third is the law of the periods, law of time periods. It says that the square of the time period, you know what's a time period? It's the time taken by a planet to complete one revolution around the sun. So the square of the time period is directly proportional to the cube of the semi-major axis. सर मेजर एक्सिस तो सुना, ये सेमी मेजर एक्सिस क्या है? दिखा देता हूं आपको यार, दिखा दे तो बैठे. ये अपना एलिप्स, अरे आई होप यू रिमेंबर, ये माइनर एक्सिस था, ये मेजर एक्सिस था. यू नो पूरा यहां से PA, पूरा PA is the major axis. Then OA, you know PA is major axis. तो उसका आधा OA is आधा major, yeah, which is called semi-major axis. So you can call it A also. So PO is equal to OA. PO is same as OA, is called semi-major axis. तो उसी तरह अगर तुमको ये भी लेना है, you know, this is B, this is C. BC is your minor axis, OB, OC is your semi-minor axis, पर उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता. So according to third law, square of the time period T का square is directly proportional to सेमी मेजर कितना है A, तो A का क्यूब. सो कोई भी प्लैनेट का, तुमने सारे इतना सोलर सिस्टम देख लिया, तो कोई भी प्लैनेट का स्क्वायर ओवर द क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस विल बी कांस्टेंट. यू नो आपकी टेक्स्ट बुक में सारे प्लैनेट्स का टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, उनका सेमी मेजर एक्सिस भी दिया हुआ है, and t square by a cube करके भी दिखाया हुआ है. There's a table in the textbook and you will be amazed
टू सी दैट सारे प्लैनेट्स का टी स्क्वायर बाई ए क्यूब नियरली एक ही रेंज में आता है, 2.9 2.8 वही रेंज में आता है। क्या बनाया है, नहीं एकदम सॉलिड चीज है। सो लुक एट दैट एंड बी अमेज्ड। सो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब या टी स्क्वायर बाई ए क्यूब इज अ कांस्टेंट। सो these are Kepler's 3 laws which were meant to explain planetary motion to us. Alright, so this is what it is. And अब केपलर तो चले गए, अब आएंगे सबसे बड़े आदमी, भाई सबसे बड़े 30 मार्क, हाँ, the guy who saw the apple fall and पूरी थीसिस लिख डाली, my God, the guy who actually gifted gravitation to us. Absolutely, Sir Isaac Newton. Where could the world have been without Sir Isaac Newton? And he wrote Principia Mathematica. Lovely. तो क्यों एप्पल धरती के पास ही गिरा, क्यों कहीं और नहीं गिरा, क्यों किसी और झाड़ के पास नहीं गया, क्यों किसी और प्लैनेट के पास नहीं गया, is dealt with in Newton's law of gravitation. What does it say? It says हमारे पास दो masses हैं, two stationary point like masses, and they are separated by a distance r. Newton said that two point like masses will attract each other with a force which is proportional to the product of the masses, which is proportional to the product of the masses, directly proportional, and inversely proportional to the square of the distance between them. My God, lovely. So if you are looking carefully, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है, भाई दो लोग एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, बट दो मासेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे. सो टू मासेस अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स which is directly proportional to the product of the masses m1 into m2 and which is inversely proportional to the square of the distance between them. So f proportional to 1 by r square. इन दोनों को कंबाइन कर लूं, so f proportional to m1 m2 by r square. And let's introduce a constant of proportionality and let's write the equation in blue. F is equal to g, है जी, g m1 m2 by r square. My God, इस चैप्टर में जितने भी इक्वेशंस है ना, वो सब इस सोर्स में से प्रकट हुए हैं. ये है वो सोर्स, ये है वो रूट जहां से ऑल इक्वेशंस हैव टेकन hold. So this is your main equation. G is a constant and पहली बार ये constant आया अपने लाइफ में. G is called the universal constant of gravitation. And इसकी वैल्यू तो ब्लू में लिखना जरूरी है सर जी. G की वैल्यू है 6.67 into 10 raised to minus 11. What will be the units? G को आइसोलेट करना है, कोई भी चीज का यूनिट फाइंड करना है ना, तो उस चीज को आइसोलेट करो. तो G को आइसोलेट करो. G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2. मैंने G को यही रखा, बाकी सबको ऊपर चढ़ा दिया. आर स्क्वायर ऊपर, m1 m2 नीचे. एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2. फोर्स का ऐसा यूनिट क्या? न्यूटन. आर डिस्टेंस किस में? मीटर. kg. So as she rightly says, Newton meter square per kg square. यही आइडिया यूज करके आप उसका डिमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं. ओके, तो ये G है. सर यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों है? यूनिवर्सल स्टूडियोज में बनाया था क्या? नहीं. यूनिवर्सल कांस्टेंट इसलिए है बिकॉज इट्स वैल्यू इन द एंटायर यूनिवर्स रिमेन्स सेम, डज नॉट चेंज. अर्थात दो बॉडीज अर्थ पे हो तो उनके बीच का फोर्स F होगा. अगर यही दो बॉडीज आप स्पेस में ले गए
तो भी फोर्स वही होगा। और यही दो बॉडीज को आपने पानी में भी डाल दिया, अब बीच में दोनों के पानी है, न एयर है न वैक्यूम है, पानी है, तो भी दोनों के बीच का फोर्स सेम ही होगा। इन शॉर्ट, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन द टू masses. Okay, so it's a very big idea. So the value of G is same throughout the universe, and इसीलिए तो इसको फंडामेंटल लॉ कहते हैं। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा थे फंडामेंटल लॉज। ग्रेविटेशनल फोर्स फंडामेंटल फोर्स है। सेब का और अर्थ के बीच का भी मोशन वही गवर्न करता है, अर्थ के और मून के बीच का भी मोशन वही गवर्न करता है, अर्थ के और सन के बीच का मोशन भी वही गवर्न करता है। ये एक लॉ जो बदल देता है आपकी दुनिया, यही है वो लॉ। तो द ओनली थिंग इज ले लॉ। And because F is proportional to R square, it is called an inverse square law. As force is proportional to 1 by R square, it is called an inverse square law. You know, ये तो 11th स्टैंडर्ड में ये फोर्स देखा आपने। 12th स्टैंडर्ड में जाएंगे, फर्स्ट लेक्चर के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में आप ऐसा ही दूसरा फोर्स देखेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड वो भी इनवर्स स्क्वायर ही लॉ होगा। तब इसको भी हम पूरे दिल से याद करेंगे उस मोमेंट पे, बिकॉज वी विल हैव टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट both these forces, gravitational force and electric force. So this is not something that you learn and forget. No, this is something you learn and retain for a lifetime. So F is equal to G m1 m2 by R square. G is called the universal constant of gravitation, value 6.67 into 10 to minus 11 Newton meter square per kg square, and its value remains same throughout the entire universe. This is an inverse square law. Okay, is this much agreeable? This much is understandable? Yes, sir. Yes, sir. So let us move on. Why are we waiting here? This, yes. Somebody was asking me something? Yes, sir. अच्छा, yes sir. They were saying yes sir. ये तो स्केलर फॉर्म है। Let us talk about vector form. You will love the vector form, let me tell you, because I love it. You know, ऐसा जरूरी नहीं कि जो चीज मुझे पसंद है वो आपको भी पसंद हो, बट मैं आपसे इसकी मोहब्बत करा दूंगा। क्यों कराऊंगा? मेरा एक स्वार्थ है उसमें। बिकॉज जैसे हम 12th में जाएंगे, जैसे मैंने कहा फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में यही चीज आएगी, उसमें भी वेक्टर फॉर्म आएगा। इधर से ही उठाएंगे चीजों को, हम यहां पे सीखेंगे और वो सीख के लंबे टाइम तक इसको रिटेन करना है हमको। सो व्हाट आई आस्क यू इज, अच्छी तरह देख लो, अच्छी तरह समझ लो, कोई दिक्कत है तो बता दो, मैं कराऊंगा भी इसी तरह कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, बट स्टे विथ मी। सो दिस इज व्हाट इज वेक्टर फॉर्म। नाउ व्हाट इज वेक्टर फॉर्म? मेरे पास दो मासेस है। अब तक यहां पे सब कुछ स्केलर में ही चल रहा था, कोई वेक्टर फॉर्म नहीं था, पर अब यहां पे वेक्टर फॉर्म होना। ये m1 है, ये m2 है। पहली बार वेक्टर फॉर्म देख रहे हैं, जरा संभाल के। इट्स गोइंग टू बी लवली, नो डाउट। दिस इज r1 बार एंड दिस इज r2 बार। बिफोर आई फॉरगेट, भाई दो मासेस के बीच में किस टाइप का फोर्स था? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? क्या? everybody is 100% on attractive. Do you understand attraction? Yes, sir. What is attraction? Explain. ये दो बॉडीज है, इनमें अट्रैक्शन का मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? कि एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा या अपने से दूर धक्का मारेगा? अपनी तरफ खींचेगा सर। डू यू अंडरस्टैंड? अपनी तरफ खींचना, तेरी ओर, दैट इज अट्रैक्शन। याद रखना, क्योंकि इसमें बहुत जरूरी होगा। ओके, देयर आर टू मासेस, सो कंसीडर टू मासेस। जब भी मैं वेक्टर फॉर्म कराता हूं ना, एक्साइट हो जाता हूं। टू मासेस एट अच्छा m1 एंड m2 एट पोजिशन वेक्टर्स r1 बार एंड r2 बार रिस्पेक्टिवली। ओके सर, हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन, वी वांट टू फाइंड
द फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1. Do you understand what we want? Force on M2 ड्यू टू M1. इंग्लिश में है, इंग्लिश. फोर्स ऑन M2. ऑन M2 मतलब किसको पढ़ रही है? M2 को. ड्यू टू M1 मतलब कौन मार रहा है? M1. तो 2 को पढ़ रही है, 1 मार रहा है. नाउ ये जो एक पहला आइडिया है ना, ये पूरा समा बिठाएगा. अगर सपोज 2 को पढ़ रही है और 1 मार रहा है, तो रास्ते में आगे भागता हुआ कौन नजर आएगा आपको, 2 या 1? सीन ही समझ में नहीं आ रहा है आपको. ये 2 है और ये 1 है. दे मार तेरे को, दे डिश. लात भी मार रहा है, सर भी मार रहा है, डिश. ये डायग्राम फालतू है. दीपांश ने अच्छा डायग्राम बनाया होता, मेरे को नहीं आता. 2 को पढ़ रही है और 1 मार रहा है, तो रास्ते में आगे कौन भागता हुआ नजर आएगा श्रीमान? 2. भाई एवरीबडी इज क्लियर ऑन दैट फैक्ट. ड्यू ऑन M2 है, 2 को पढ़ रही है, ड्यू टू M1 साला पीट रहा है. M1 वायलेंट इंसान है. पीछे कौन भागता हुआ नजर आएगा, 2 या 1? आगे 2 भाग रहा है, पीछे 1 भाग रहा है. तो इस फोर्स का नाम क्या है? F21 बार. बात समझ में आई? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. जब भी ऐसा कोई लिखा होगा तो वो बोलेगा नहीं कि क्या हो रहा है, वो सिर्फ तुमको बोलेगा F21 बार, दिस. तुमको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि अच्छा दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. 2 को पढ़ रही है, 1 मार रहा है. इज दिस क्रिस्टल क्लियर? मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं अभी. इतना समझ में आया आपको? सो फॉर एग्जाम्पल I write force on M1 due to M2. What will I call it? F11 bar, F22 bar, F21 bar, F12 bar. What? क्रिस्टल. अच्छा, अब मैं फोर्स लिख रहा हूं, फोर्स का नाम लिख रहा हूं. आप मेरे को बताना किसको पढ़ रही है, कौन मार रहा है. सपोज मैं लिखता हूं F31 बार. नोबडी विल शाउट. आई विल फाइंड आउट. हु विल टेल मी? मामेन. Who is going to tell me? Ayush. Who is Ayush? Anybody? Somebody called Ayush is here. Who is this Patel Ayush? God. सर मैं हूँ. Who is me? आयुष सर. अच्छा मामेन आयुष, चल जल्दी बता. F31 बार. किसको पढ़ रही है, कौन मार रहा है? क्या हो गया, फिर से म्यूट हो गया क्या? भाई आज ही बताने का है. F31 को पढ़ रही है. F31. वाह बेटा आयुष, क्या बात है. मुझे लगता है कहीं तू खो गया था चाय वाय में, चाय बिस्कुट में खो गया था. बोल सच बता. वीडियो चालू करके किसी और से बतिया रहा था ना, सच बता. ये F31 नहीं है, ये F31 बार है. जैसे ये F21 नहीं है, ये F21 बार है, ये F12 बार है. न
सॉरी, मेरे को माफ कर दे, क्षमा कर दे, बख्श दे मुझे। मैं जिस तरीके से बुला रहा हूं उस तरीके की वजह से ही इसका नाम पड़ता है। जैसे मैं F21 बोलूं, डज नॉट वर्क आउट, F21 बार, क्योंकि ये 21 को एक चीज नहीं है, 2 और 1 अलग है, बराबर। यस सर। सो यहां मैं जानना चाह रहा हूं व्हाट डज F31 बार मीन। किसको पढ़ रही है, कौन मार रहा है, क्या है ये? बीच में झपकी ले ली तूने, तो फिर से समझा दूं एक बार। सर झपकी तो नहीं ली, कंफ्यूज। किस बारे में, किस बारे में? सर ये जो अभी आपने किया ना एक्सप्लेन, उसी में confused। हाँ, क्योंकि बीच का पार्ट कुछ ना कुछ मिस हो गया था। फिर से एक बार देख ले, तुझे ये समझ में आया? फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1। ऑन M2 मतलब M2 को पढ़ रही है, और M2 मतलब M2 को पढ़ रही है, एंड ड्यू टू M1 मतलब M1 मार रहा है। एकदम देवनागरी लिपि में लिखा है मैंने, हिंदी भाषा, एकदम क्रिस्टल। यस। M2 को पढ़ रही है, M1 मार रहा है, तो आगे कौन भागेगा रास्ते पे? जिसको पढ़ रही है वही भागेगा ना आगे। ये बचाओ मेरे को। यस सर, M2 तो 2 भागेगा ना आगे, उसके पीछे कौन भागेगा मारने के लिए? तेरी तो M1। तो आगे 2 पीछे 1, आगे 2 पीछे 1। सो दिस इज F21 बार, जिसका मतलब है दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। उसी तरह अगर 1 को पढ़ रही होती ने 2 मार रहा होता, तो डू यू अग्री आगे 1 भागता था, क्योंकि 1 को पढ़ रही है। यस सर। तो दिस विल बी F12 बार, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। उसी तरह उसी आइडिया के साथ चलते हुए हम F31 बार पे पहुंचे। व्हाट इज F31? क्रिस्टल, कोई शक? इतना सा भी, इतना सा भी, इतना सा भी, माइक्रोमीटर भी। नहीं सर, क्लियर हो गया। उसी तरह अगर मैं तुमसे कहूं F23 बार, हु इज गोइंग टू टेल मी किसको पढ़ रही है, कौन मार रहा है? दिस इज फोर्स ऑन व्हाट ड्यू टू व्हाट? हु इज गोइंग टू टेल मी? माय मैन विश्व इज देयर या जय कापड़िया इज देयर? जय कापड़िया, गो ऑन बडी, गो ऑन बडी, टेल मी। सर कौन है? आई एम सॉरी, किसी ने आंसर दे दिया। कौन था वो? जय था या विश्व था? पता नहीं। सर वो जय था सर, हमने दोनों के नाम। हाँ, जय, जय तू बता। क्रिस्टल, कोई शक नहीं, क्योंकि ये सब आगे आएगा अपने को, ये सब यूज करने का है। तुमको लगे सा क्या सर छोटी सी बात है ये तो, अरे छोटी सी बात ने ऐसे बड़े बड़े बंबू डाल दिए ना, तुम समझ नहीं पा रहे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरगिव माय लैंग्वेज, no offense intended, but this is how things are moving. So this is force on M2 due to M1। अच्छी तरह लिख देते हैं क्योंकि बहुत लपेट दिया इसको। force on M2 due to M1 is okay। F21 bar is absolutely crystal, okay। हाँ, अगर 3 मास होते तो बेटा फिलहाल हम एक का एक पे देख रहे हैं। 3 मासिस के साथ क्या होगा ये इसके बाद का टॉपिक है, पर वो 3 मासिस के साथ क्या होगा वो समझने के लिए पहले 2 का समझ लेना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। तो पहले 2 का समझ लेते हैं, और 2 को समझ के जो आइडिया ग्रहण किया होगा ना, वो हम 3 में डाल देंगे, है जी? ओके, सीधी बात। ओके भाई, तो F21 बार भाई, अभी लास्ट टॉपिक में ही आपने स्केलर रिलेशन देखा, F इज इक्वल टू G M1 M2 बाय R स्क्वायर। व्हाट वाज R? वाजंट इट द डिस्टेंस बिटवीन M1 एंड M2? हाँ ना? तो सर यहां पे डिस्टेंस दिखाओ ना सर। ओके, ये है वो डिस्टेंस। अच्छा, एक अच्छी लाइन मार के दिखाता हूं।
दिस इज R21 बार, R21 बार, पोजीशन वेक्टर 2 की तरफ 1 से, तो अपॉन ये इतना डिस्टेंस कितना होगा, मॉड R21 बार होगा ना, इनटू R21 cap. So can you see this lovely, can you see this beauty of this equation? F21 bar is Gm1 m2 over mod R21 bar square into R21 cap. Okay, is this agreeable? एकदम absolutely कोई शक? सर इसका मतलब कि R21 बार की वो वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती ना? किसकी? R21 बार। भाई डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? हाँ सर, बैकवर्ड ये डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। नहीं। बट तू क्या कहने की कोशिश कर रहा है मैं समझ रहा हूं, क्यों? क्योंकि सर ये M1 M2 को पढ़ रही है M1 की तरफ से ना, ये फोर्स है, यस सर। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। भाई न्यूटन ने क्या कहा था, दो मासेस के बीच में फोर्स कैसा होना चाहिए जी? अट्रैक्शन। आजा, बराबर। तो अट्रैक्शन किस तरफ होगा देख लेते हैं। ओके सर, क्या बात बता रहे थे भाई? न्यूटन की बात बता रहा था। न्यूटन सेड two masses will what? Will they attract or will they repel? Attract. Isn't it true? Will they attract or will they repel? तो ये इसको किस तरफ धक्का मारेगा? सर धक्का नहीं मारेगा, वो तो खींचेगा अपनी तरफ। आजा आजा, झलक दिखला जा। सो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। So if you are looking carefully, look at the direction of R21 bar and look at the direction of F21 bar. Are they opposite to each other? And because F21 bar and R21 bar are opposite, जरूरत आ गई माइनस की। Do you understand? No sir. Very good. Because if you understand in the first point, you are Newton himself. Negative sign indicates that direction of F21 bar is opposite to that of R21 bar since force is attractive. Gravitation का सबसे इंपॉर्टेंट फंडा यही है कि ग्रेविटेशन अट्रैक्टिव है, बाकी नहीं तो इट्स लाइक एज सिंपल एज दैट। अगर ये 2 है और ये 1 है, तो जो 2 है हम किसकी बात कर रहे थे? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ना। तो 1 अगर 2 को मारेगा तो कैसा मारेगा? ढिश, चल जा चल, बराबर। 1 अगर 2 को धक्का मारेगा तो कैसा मारेगा? इस तरफ मारेगा ना। तुम किसी को धक्का मारते हो, सपोज डस्टर पड़ा है टेबल पे और तुम धक्का मार रहे हो, तो धक्का कैसे मारोगे? ढिश। अग्रीएबल? बट न्यूटन ने कहा यह धक्का तुम्हारा यो नहीं होगा, यह धक्का यो होगा। तुम फोर्स लगाओगे पर यह फोर्स रिपल्सिव नहीं, अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, 1 2 को फोर्स लगा रहा है, नो डाउट, but it is attracting towards itself. Can you see this? Yes sir. This force is attractive and R21 bar is always from 1 to 2 इस तरफ. So this is R21 bar, this is F21 bar. Look at the directions of R21 bar and F21 bar. Don't you think they are opposite? Yes sir. So R21 bar ये है एंड F21 बार ये है। ये सिर्फ अट्रैक्शन में ही होता है, ये सिर्फ ग्रेविटेशन में ही होता है ऐसा कि जिसमें ये दोनों ऑपोजिट होता है। सो ये दोनों ऑपोजिट है, इसलिए मैंने यहां पे क्या डाल दिया है? माइनस साइन। नाउ यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द माइनस साइन हियर।
बट माइनस साइन विल रिमेन एज इट इज, जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी खास, बट ये सिर्फ एक आइडिया है। अगर तुमको डेरिवेशन पूछे तो तुमको पता होना चाहिए कि ये माइनस क्यों आया। यस ये अट्रैक्टिंग तो फिर वो पार्टिकल दूर भी जा रहा है। कौन जा रहा है, कौन दूर जा रहा है? ये अभी आपने बताया ना फोर्स ऑन पे। अगर मैं तुझसे, जब मैंने तुझे बता, तू बोल। अगर फोर्स F12 बार होता तो पॉजिटिव आता। तेरा तू यहां क्या लिखता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ सर, मतलब वही कह रहा हूँ सर, अगर F12 बार होता तो क्या होता, आगे साइन पॉजिटिव होती है या नेगेटिव? भाई मैंने जैसे कहा, तुम्हारा ये जो भी है वो इस पे डिपेंड करेगा, आगे माइनस आएगा कि नहीं वो इस पे डिपेंड करेगा। हमने जिस तरह लिखा है F2 1 बार, तूने देखा हर जगह 2 पहले 1 पहले 2 फिर 1। कैन यू सी द सिमिलैरिटी एवरीवेयर? यस सर। Now, if you were to write F12 bar, wouldn't you also write here पहले 1 फिर 2 पहले 1 फिर 2 पहले 1 फिर 2? यस सर। और माइनस आगे आ जाता। सर अगर इधर ही F21 बार है, उसमें अगर नीचे R21 बार की जगह R12 बार लिखे तो पॉजिटिव। बेटा यहां अगर तू 2 1 ही रखता है, यहां भी 2 1 यहां भी 2 1 और यहां 1 2 कर देता है तो पॉजिटिव उड़ जाएगा, नेगेटिव उड़ जाएगा, नेगेटिव उड़ जाएगा। यार दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट मैं नेगेटिव रखना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ ये नेगेटिव एक ही देखना है, बाकी तो पूरी सिमिलैरिटी है ना, पहले 2 फिर 1 पहले 2 फिर 1 पहले 2 फिर 1। कितना माइंड क्लियर हो जाता है उससे। फॉर्मूला याद रखने में उतनी ही आसानी हो जाती है। मुझे सिर्फ ये एक माइनस याद रखना है, वो तो ठीक है, पर यहां पे बाकी सब तो सिमिलर है। यू अंडरस्टैंड? हाँ हीत, यू वर सेइंग समथिंग। सही है, अट्रैक्टिव कैसे हुआ? फोर्स लगाए तो वो पार्टिकल दूर नहीं जाएगा। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तू क्या देख रहा है, तू न्यूटन के लॉ का वेक्टर फॉर्म देख रहा है ना। ये दो पार्टिकल्स हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है। ये दो पार्टिकल्स के बीच कोई किसी को कुछ लगा नहीं रहा है, लग रहा है। दोनों में मास है ना, उसकी वजह से फोर्स लग रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कोई भी ऐसा फोर्स एक्सटर्नल। बेटा इन दोनों के बीच फोर्स इनके मासिस की वजह से है। मास एक्सटर्नल नहीं होता, अंदर की बात होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है बॉडी की। अगर मैं ये ढक्कन यहां से छोड़ दूं तो वो कहां जाएगा? व्हाट इज नीचे? पाताल लोक। बिकॉज द अर्थ इज अट्रैक्टिंग इट ना। Why is the earth attracting? Why is the earth interested in attracting it? Because the earth has mass, ढक्कन has mass. And कोई भी दो बॉडी में मास हो तो बीच में अट्रैक्शन होगा। यही तो था न्यूटन का लॉ। यानी कि इसमें कोई किसी को धक्का होगा कुछ नहीं था। हम यही बात कर रहे हैं in the context of writing notations and understanding the idea. You know, जो भी on M2 due to M1 है, वो सिर्फ नोटेशन समझने के लिए लिया गया है। उसको कोई किसी को मार रहा है ऐसे कुछ नहीं हो रहा है। दिस वॉज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड कीपिंग इन माइंड कि आगे कौन आएगा पीछे कौन आएगा, बस। ओके सो आगे 2 फिर 1 आगे 2 फिर 1 आगे 2 फिर 1। सो दिस इज एन अट्रैक्टिव आइडिया। अच्छा वी नो हम जानते हैं, यू नो आर कैप इज आर बार ओवर मॉड आर बार। यू नो अभी चैप्टर 4 में मोशन इन प्लेन में वेक्टर्स देखा था, तो आर कैप यूनिट वेक्टर इज वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। सो इफ आई राइट हियर 2 1, this is 2 1, won't this also be 2 1? So r 2 1 cap
इज R21 बार ओवर मॉड R21 बार। ये मैं उठा के इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं। सो इक्वेशन 1 becomes, what does my equation 1 become? F21 bar is minus G M1 M2 over mod R21 bar square into, how much is R21 cap? R21 bar over mod R21 bar। भाई कितने नीचे कितने मोड आए? 3, 2 और 1। भाई 2 और 1 3 है ना, माइनस जी M1 M2 ओवर मॉड R21 बार क्यूब इंटू R21 बार। यस तीर्थ, यू आर सेइंग समथिंग? यस, 2 और 1 3। ऑल्सो फ्रॉम द फिगर, वेरी लवली आइडिया, R21 bar, ladies and gentlemen, by the laws of vector addition and vector subtraction, R21 bar is R2 bar minus R1 bar। आप चाहो तो R2 bar minus R1 bar, मैंने आपको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सिखाया था, उससे भी ये तुम प्रूव कर सकते हो। और नहीं तो एक बार तुम कर लोगे, हाँ प्रूव कर लिया, फिर ये याद रखना पहले 2 फिर 1, पहले 2 फिर 1, तो R21 बार इज R2 बार माइनस R1 बार, और इसको उठा के यहां लगा देंगे। सो इक्वेशन 2 बिकम्स, फाइनल इक्वेशन F21 बार इज माइनस G M1 M2 ओवर मॉड, हाउ मच इज R21 बार? Isn't it R2 bar minus R1 bar cube into R2 bar minus R1 bar? If you are looking at all these three equations, there is one common thread that is running everywhere. पहले 2 फिर 1, 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 पहले 2 फिर 1। सो याद रखना बहुत ही आसान हो जाता है अचानक से। सो F21 बार इज GM1 M2 ओवर मॉड R2 बार माइनस R1 बार क्यूब इंटू R2 बार माइनस R1 बार। ओ माइनस, एक ही चीज याद रखने की है, माइनस, बाकी सब में। सो सपोजिंग आई थिंक somebody asked me what would be the force on M1 due to M2. Can anyone give me the equation for force on M1 due to M2? Final equation style. Yes, go on. Go on, first guy. F12 bar equal to minus, I suggest minus end में डालो। अच्छा पहले डाल दिया, ठीक। okay sir, GM1 M2 GM1 M2 upon mod R1 minus R2 log R1 bar minus R2 bar bar, don't forget bar, somebody forgot bar। bar sir, R1 bar minus R2 bar, go on, cube Q multiplied by R2 bar minus R1 bar, R1 bar minus R1 bar minus जल्दी जल्दी का काम शैतान का है, तभी तो गाना था हौले हौले चलिया, हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले हौले हो जाएगा काम। पहले 1 फिर 2, पहले 1 फिर 2, पहले 1 फिर 2। लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई लोड नहीं माइंड पे, बगैर लोड के करना है। पहले 2 फिर 1, पहले 2 फिर 1, पहले 2 फिर 1, पहले 1 फिर 2, पहले 1 फिर 2, पहले 1 फिर 2, टुंग टा टुंग 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 टुंग। बराबर? कोई शक इधर? एनी शक? नो शक? ओके, सो फ्रॉम 3 and 4 हम ये देखते हैं कि F21 बार इज इक्वल टू माइनस F12 बार। मतलब F21 बार ऐसा है, कैन समवन शो मी कि F12 बार कैसा होगा जी? इधर is this absolutely agreeable? If F21 bar is this, F12 bar is this, and scalar form, the magnitude remains same, direction opposite हो जाती है। Have you ever seen this anywhere in your life, in your small lives? Yes. Isn't this Newton's third law of motion? So Newton's law of gravitation obeys Newton's third law
ऑफ मोशन। कभी कभी ये थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि प्रूव दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब तुम सोचिए साला पूरी टेक्स्ट बुक में कहां पे लिखा है? अबे कहीं पे नहीं लिखा, ये करना है यहां तक आके फिर तुम लोग लिखना है F21 बार इज इक्वल टू माइनस F12 बार। सो ये है, इसलिए यू कैन से कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इज दैट अग्रीएबल? और अब यू नो आई थिंक लेट्स डू न्यूमेरिकल नंबर 12। आर यू लुकिंग एट न्यूमेरिकल नंबर 12 इन अ जिफी? लेट्स डू न्यूमेरिकल नंबर 12. Is someone on it? Is someone on numerical number 12? Yes, sir. All right. All right. I think we'll go with someone. We'll need to have some data and stuff. And after that, we shall see how we can proceed further. Okay. Okay. I am ready to roll. Numerical number 8.12. Is there someone who is giving me? A rocket is fired from the Earth towards the Sun, and what distance from the Earth's center is the gravitational pull on the rocket 0? Mass of the Sun is 2 into 10 to the power 30 kg, and mass of the Earth is 6 into 10 to the power 24 kg. Neglect the effort of other planets, etc. Effort नहीं, effect. Orbital radius is equal to 1.5 to 10 to the power 11 meter. अभी सर इतना सारा बोल दिया, अब क्या है इसका मतलब? अच्छा बता देते हैं भाई। ये धरती है और ये सूरज है। हमने धरती पे से रॉकेट मारा। अच्छा, धरती का मास me है, सन का मास ms है, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, हमने नाम लिया है r। नाउ बीच में कहीं पे कोई तो रॉकेट है, रॉकेट यू नो सैटेलाइट जैसा बना रहा हूं, बट रॉकेट है, भूलना नहीं, लुक्स लाइक अ सैटेलाइट, एंड रॉकेट का मास लेट अस से m है। अच्छा, लेट अस से यहां तक का डिस्टेंस d है। हाउ मच विल बी यहां से यहां तक का डिस्टेंस? R minus C. Is this much agreeable? Is this much understandable? रॉकेट कहीं यहां पे है and distance between the earth and the rocket is d. Distance between the rocket and the sun is r minus d, because distance between earth and sun is r. अच्छा, रॉकेट को अर्थ किस तरफ खींचेगा, किस तरफ अट्रैक्शन होगा उसका? बराबर। सो फोर्स ऑन रॉकेट ड्यू टू अर्थ, force on rocket due to earth, isn't it this direction? And what will be the direction of force on the rocket due to the sun? Right side. Is this absolutely agreeable? Yes, sir. एकदम शर्त लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। अर्थ रॉकेट को अपनी तरफ खींचेगा, सन रॉकेट को अपनी तरफ खींचेगा। एंड हमसे कहा गया है, क्रिशा का सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया ये था कि द नेट फोर्स इज 0। रॉकेट पे नेट फोर्स इज 0 गिवन नेट फोर्स ऑन रॉकेट is 0. And if net force is 0, what does it mean? Isn't FRE equal to FRS? Is this absolutely agreeable? कि हाँ सर ये तो बरोबर है। Force on rocket due to the earth is equal to force on rocket due to the sun. Do you know the equation for force between two masses? Yup. Sir, yes, FRE is equal to FRS वाला पिक्चर होता है। Net force is 0. पीके तू बीच में खड़ी है, कृषिता तेरे को यहां से खींच रही है, वामा तेरे को यहां से खींच रही है। तेरे पे अगर नेट फोर्स 0 हो जाता है
तो क्या कंक्लूजन हम लगा सकते हैं कि जितना फोर्स कृषिता तेरे पे लगा रही है उतना ही वामा तेरे पे लगा रही है। यस सर। रॉकेट को सन किस तरफ खींच रहा है? अपनी तरफ। रॉकेट को अर्थ किस तरफ खींच रहा है? अपनी तरफ। और हमको सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक में यह बताया गया था कि नेट फोर्स ऑन रॉकेट इज 0। तो नेट फोर्स ऑन 0 तभी हो सकता है ना जब FRE और FRS दोनों डायरेक्शन में ऑपोजिट है, पर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तभी हो सकता है ना ये। Agreeable? And as I said, what is the force between two masses? F is equal to G m1 m2 by r square, बराबर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो फोर्स ऑन रॉकेट ड्यू टू द अर्थ क्या होगा? G। भाई रॉकेट का मास कितना? m। अर्थ का मास कितना? me। और कितना डिस्टेंस है रॉकेट और अर्थ में? Is this equation absolutely acceptable? किसी को शक इसमें? एंड नो सर, वाज दैट अ नो सर? एक सेकेंड, somebody said something. yes, कौन सा स्टेप? तो ये FRE जो है कौन से दो मासेस के बीच का फोर्स है ये? रॉकेट एंड अर्थ। तो हमको पता है ना दो मासेस हो अगर m1 एंड m2 और बीच में डिस्टेंस हो r, तो व्हाट इज द फोर्स? G m1 m2 बाय r स्क्वायर। ओके, एक का मास दूसरे का मास m1 इंटू m2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। फोर्स ऑन रॉकेट ड्यू टू अर्थ, तो किस किस का मास लेंगे यहां पे? रॉकेट का और अर्थ का। रॉकेट का मास कितना? छोटा m। अर्थ का मास कितना? me। सो G m me अपॉन कितना डिस्टेंस है रॉकेट और अर्थ के बीच में? d। तो d का स्क्वायर। अगर तुझे समझ में आया है तो हमको FRS बता दे ताकि मेरे को कंफर्म हो जाए कि तो समझ में आया ऐसी। फोर्स ऑन रॉकेट ड्यू टू सन। हाँ जी, छोटा m। ओके, यमस ओवर कितना स्क्वायर? वेरी गुड, शाबाश भाई। कोई शक एनीवेयर? इज दिस ओके? अब काटा काटी का माहौल, GM कट जाना है एंड अब ये MS और ME के साथ खेलेंगे हम, फटाफट खेलेंगे। आज न छोड़ेंगे बस हम जोली। R माइनस डी को ऊपर उठा लेंगे ओवर d स्क्वायर इज यमस बाय यमी। लोग बोलते सर MS को ऊपर क्यों लिया? MS को नीचे ले लेते। भाई मास ऑफ सूरज ज्यादा है, समझो। तो यमस 2 into 10 raised to 30 and this is 6 into 10 raised to 24. भाई 30 minus 24, 10 raised to 6 and 2 by 6, isn't it 3? Is this absolutely okay? अब ये तो स्क्वायर में है तो लेट्स टेक रूट। तो R माइनस डी ओवर डी, मैंने रूट ले लिया। भाई 10 raised to 6 का रूट क्या? चलो थैंक यू, मैं फिर भी लिख दिया। एंड 3 का रूट क्या? 1.732। अच्छा मेरे को डी चाहिए, मैंने लिखा नहीं कि मेरे को डी चाहिए। डी चाहिए, डी चाहिए। आर है तो आर लगा देते ना। चल भाई, आई एम श्योर यू आर रेडी। 1.5 into 10 raised to 11 minus d by d. आर यू रेडी? ये 1.732 को यहां लगाओ, थोड़ा जगह का यूटिलाइजेशन। लेट्स गेट सम रियल एस्टेट। So 1.732 into 1.5, somebody give me how much that is? 2.598 minus 1.732d is equal to ये 10 raised to 3 into d मतलब 1000d।
अब ये माइनस 1.732d यहां पे ले लेता हूं. सो 1000 प्लस 1.732 1001.732d. और अब d चाहिए 2.598 इंटू 10⁻11 ओवर 1001.732. सर ये पूरा करना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं ना 3 0 एक साइड ले रहा हूं. जैसे 1001 है तो 1.00173 इंटू 10⁻3. भाई हाउ मच इज 11 माइनस 3? 8. And someone can do 2.598 divided by 1.001. 2.4 2.5 जैसा ही होगा. 2.5 into 11 minus 3 is so 2.5 into 10⁸ meter from the center of the earth. Someone is checking the answer. All right, I think that would be enough for today. इतना कीजिए एंड नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और धमाधमी मचाएंगे. So till that time, you stay good, you stay safe. Bye bye.